पंजाब की मजबूरी है, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला जरूरी है, लेकिन अब एकदम से परवेज इलाही साहब जारहाना लहजे से धीमे लहजे पर आ गए। 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें पीटीआई शामिल ही ना हो। मौलाना साहब ने अमली तौर पे कुछ नहीं किया इस्लामोफोबिया के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। यूरोप के एक अस्पताल में ऑपरेशन से पहले नर्स कमरे में अचानक दाखिल हुई। उसने फूलों का गुलदस्ता वहां पड़े टेबल पर रखा, मरीज का हाल पूछा, मरीज से ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का नाम पूछा। अच्छा, मरीज ने बताया कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर जॉन करेंगे। अच्छा, ये सुनकर नर्स ने हैरत और ताज्जुब से दो चार होते हुए कहा कि क्या डॉक्टर जॉन आपके ऑपरेशन के लिए आमादा हो गए? मरीज ने कहा जी वाकई वही ऑपरेशन करेंगे। अब ये सुनकर नर्स कहने लगी ये कैसे मुमकिन हो सकता है, वो तो दुनिया के मशहूर और मारूफ बड़े मसरूफ सर्जन हैं और वो इतनी आसानी से किसी को वक्त ही नहीं देते हैं। वो इतने माहिर डॉक्टर हैं कि उनका जो किया हुआ हर ऑपरेशन है ना 100% कामयाब होता है। अच्छा, कुछ देर के बाद मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, उसका ऑपरेशन किया गया और कुछ ही देर के बाद कामयाब ऑपरेशन हुआ। मरीज़ सेहतमंद हालत में अस्पताल से घर चला गया। अच्छा, दरअसल कमरे में आने वाली जो खातून थी वो नर्स नहीं थी बल्कि माहिर नफ्सियात थी, जिनका काम क्या था ऑपरेशन से पहले मरीज़ के अंदर जो ऑपरेशन का जो डर है, खौफ है, कमज़ोर पड़ती हुई आस उम्मीद, उसको ख़त्म करके एक उम्मीद जगाना ताकि जो मरीज़ है वो ज़हनी तौर पर मुकम्मल पुरसुकून हो सके। अब यही वजह थी कि वो जो माहिर नफ्सियात हैं वो कमरे में नर्स बनकर जाती है, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को मशहूर और कामयाब बनाकर पेश करती, जिसे सुनकर मरीज़ मुतमईन हो जाता। अच्छा, माहिरीन ने तहकीक से बात साबित की है कि इलाज की कामयाबी में बीमार को ज़िंदगी की उम्मीद दिलाना बहुत मौसर साबित होता है और यही उसूल दीगर शोबों में भी कारामद साबित हुआ। ज़िंदगी से मायूस लोगों को पॉजिटिव अंदाज में खुशगवार लम्हों के बारे में बताया जाए तो खुद ब खुद जो उनके नेगेटिव ख्यालात हैं, मनफी ख्यालात हैं, वो दूर हो जाते हैं, या कह लें कि उनका खोया हुआ जो सुकून है वो बहाल हो जाता है। लेकिन हमारी सियासत के तो कह लें कि अंदाज़ ही निराले हैं, मुख्तलिफ हैं। यहाँ हौसला अफजाई की रिवायत सिरे से है ही नहीं। यहाँ जो मुखालिफिन एक दूसरे के हौसले पस्त करने में लगे रहते हैं और अब तो हुकूमत के साथी भी मौका परस्त बनते हुए बाकायदा आँखें दिखाते नज़र आ रहे हैं। परवेज इलाही साहब, जिन्होंने पहले हुकूमत को छोड़ने की धमकी दी और अब अपनी बयान की वजाहत दे रहे हैं। अच्छा, चौधरी साहब ने पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बातें की वो आपके सामने रखती हूँ। हुकूमत को मुश्किल में देखकर वैसे तो तमाम जो इत्तेहादी हैं सियासी कलाबाजी खा रहे हैं और गौरतलब बात यह है कि जी अब तक किसी भी इत्तेहादी जमात ने वाज़े तौर पर हुकूमत के साथ ताउन करने की यकीन दहानी नहीं करवाई है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इत्तेहादी हुकूमत से कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल चाहते हैं। अब इसी बात का इजहार चौधरी परवेज इलाही साहब ने किया। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हुकूमत के सारे इत्तेहादियों का जो झुकाव है वो अपोजिशन की तरफ है। चौधरी साहब ने कहा कि जी एक बंदा घबराया फिर रहा है और अभी हुआ कुछ भी नहीं है और बगैर वजह के घबराया हुआ है। अच्छा, परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ पर तनकीद की, कह लें कि अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा कि मुश्किलात भी हुकूमत की अपनी पैदा करते हैं। इस हुकूमत ने हर एक से बिगाड़ी है, हत्ता कि अपने लोगों के साथ भी बिगाड़ी है। अच्छा, परवेज इलाही साहब ने अपनी कह लें कि मन की मुराद बताते हुए कहा कि उनको जरदारी ने सबसे पहले कहा था कि वज़ारत आला उनको दी जाएगी, फिर उन्हें यही पेशकश मुस्लिम लीग नून ने की, लेकिन हमें हुकूमत के फैसले का इंतज़ार है। अगर हुकूमत ने हमें ये पेशकश की तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी और MQM समेत दीगर के साथ मुशावरत करेंगे। यानी बात वहीं पे आके ख़त्म हो गई कि परवेज़ इलाही साहब क्या चाहते हैं, वज़ारत आला चाहते हैं। अब जैसा कि हाल ही में ये जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं उनका भी बयान सामने आया कि जी अवाम नंबर गेम्स की सियासत से बेजार हो चुके हैं, लेकिन तजाद देखिए कि वही काफलीग अब अपोजिशन की तरफ अपना रुझान किए बैठी है ताकि किसी तरह से पंजाब का जो तख्त है उसको मिल जाए। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कह गए। वो क्या कहते हैं कि जी अपोजिशन के पास 172 से ज़्यादा तादाद में लोग हैं और नंबर सोच से ज़्यादा हैं। हमने जो महसूस किया और जो देखा, आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइजेज़ आने वाले हैं। इमरान खान साहब ने सबके साथ हाथ कर दिया, तहरीक इंसाफ अभी सख्ते में है। अगर वज़ारत आला मिली तो 2 साल हैं और मुझे जो कमिटमेंट मिलेगी वो पूरी करूँगा। अब परवेज़ इलाही तो हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते हुकूमत का साथ देने की बजाय कह लें कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कते रहे, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद और नून लीग में परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने पर इख्तलाफात के बाद अब उन्होंने बड़ा वो कहते हैं ना यू टर्न वो ले लिया।
अब बैन मुमकिन है कि उन्होंने ये यू टर्न अपोजिशन के हाथ कराने के बाद लिया हो कि अपोजिशन तो हाथ करा दिया। अब इसीलिए परवेज़ इलाही साहब अपने बयान की वजाहत करते हुए कहते हैं कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं, जमातों के अंदर मुख्तलिफ जो आ रहे हैं वो हो सकती हैं, फ़ैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहुत ईमानदार हैं, उनकी नीयत बहुत अच्छी है, हमने हुकूमत छोड़ी है और ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है, हम हुकूमत का हिस्सा थे हैं और हमने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया। अवामी मसाइल की निशानदेही आज नहीं बल्कि बहुत दिन पहले से कर ली और बहुत पहले से हम करते रहे हैं। अच्छा, इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से वो कहते हैं कि अगर चला जाए तो हुकूमत का अपना फ़ायदा होता है इसमें। अब लग ऐसा है कि काफ लीग बैकफुट पर चली गई है। हालांकि पंजाब ने वज़ीर आला की तब्दीली के मामले पर मुस्लिम लीग काफ के जो मरकज़ी दफ्तर के बाहर परवेज़ इलाही के हक़ में एक पैनाफ्लेक्स भी लगाए गए। वो बैनर्स पे क्या नारे दर्ज है, नारा तहरीर किया गया कि जी पंजाब की मजबूरी है, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला ज़रूरी है। लेकिन अब एकदम से परवेज़ इलाही साहब जारहाना लहजे से धीमे लहजे पर आ गए। लेकिन इमरान खान आज सवात जलसे में भी अपोजिशन को मात देने का अज़म काफ़ी एग्रेशन में नजर आया। ज़रा क्लिप चलाइएगा खान साहब का। जी सुना आपने खान साहब को, उन्होंने अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जी जिनका खुदा पैसा होता है उनकी कांपें अमरीकी सदर के सामने टांगती हैं। उन लोगों ने चोरी किए हुए जो पैसे हैं उससे ख़ुद को मगरबी दुनिया के सामने झुकाया है। ये लोग पैसा चोरी करके बाहर ले गए, मुल्क को मकरूज़ कर दिया, कई गुना कर्जे बढ़ा दिए गए, 25-25 निजी दौरे करके कौम को दिवालिया करते रहे। इन्होंने मुल्की मुफाद को अपनी ज़ात के लिए कुर्बान किया। ये करप्ट टोला है, ये 3 चूहे जो कि इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं इनका शिकार करके दिखाऊंगा। अच्छा, मुखालिफिन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी लगाया इमरान खान साहब ने। क्या कहा कि अपोजिशन वाले लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए पैसे की बोरियां हाथों में पकड़े हुए हैं ताकि ये हमारे अरकान असम्बली को ख़रीद सकें। ये ख़रीद इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें ये डर है कि इनके करप्शन केसेस तैयार हैं और अगर मैं थोड़ी देर और रह गया तो ये बड़ी मुश्किल में आने वाले हैं। और इन लोगों ने ये इरादा किया हुआ है कि अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये लोग नैब को ख़त्म कर देंगे। आने वाले दिन फैसले के दिन है जिसमें यह तय होगा कि कैसा पाकिस्तान बनेगा, कैसा पाकिस्तान बनेगा। ये लोग खौफजदा हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। आज मैं सबको चैलेंज करता हूं कि अपोजिशन अपने दौरे हुकूमत का हमारे दौर से मुआवजा तो करे, हम हर चीज़ में इनसे आगे होंगे। अच्छा, इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस सवात के अवाम के सामने रखी, अवाम को ये बताया कि उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए क्या क्या इकदाम उठाए हैं। अच्छा, और तो इमरान खान साहब ने सवात की अवाम को 27 मार्च को इस्लामाबाद के जलसे में शिरकत की दावत दी, जो इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब फ़िलहाल मनसूख करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं, बल्कि वो अपोजिशन के खिलाफ जंग में आर या पार चाहते हैं, या आर या पार। और ऐसी ही आरजू कह लें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा उनको। जी तो सुना आपने मुराद अली शाह को, वो MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात को तकरीबन तयशुदा करार दे रहे हैं और इसी बुनियाद पर वो दावा भी कर रहे हैं कि हुकूमत आज अदम एतमाद पर इजलास बुलाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि अपोजिशन को 172 से भी ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी को ये भी दावा है कि जी अवाम हुकूमत के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि अवाम ये चाहती है कि अपोजिशन इस करप्ट और नाअहल टोले से हमारी जान छुड़ाए। और शहबाज शरीफ को तो अभी से कौमी हुकूमत बनाने का ख्वाब भी आ रहा है। वो कहते हैं कि जी ऐसी कौमी हुकूमत बननी चाहिए जो 5 साल मुल्क की खिदमत करे और इस हुकूमत में तहरीक इंसाफ शामिल ना हो। अब हर कोई अपनी जो साइंस है वो लड़ा रहा है। अच्छा, शेख रशीद साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनको भी सुन लेते हैं। जी सुना आपने शेख साहब को, वो कह रहे हैं कि जी किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी, ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे फिर हम आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। शेख साहब मौलाना साहब को मशवरा दे रहे हैं कि तेल में डंडे भिगोने की बात ना करें, मुल्क को अनारकी की तरफ ना लेकर जाएं। मौलाना के साथ ही भाग जाएंगे, मौलाना ही धर लिए जाएंगे। अच्छा, सईद गनी साहब वो भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चलाइएगा टीम। सुना आपने सईद गनी को, वो दावा कर रहे हैं कि जी हमारे पास 172 से ज़्यादा अरकान है, एक एक करके हुकूमत के इत्तेहादी उनका साथ छोड़ रहे हैं। यानी सईद गनी के कहने का मतलब सीधा सीधा ये कि हुकूमत जिन पर तकिया किए हुए थी वही पत्ते इसको हवा देने लगे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी बात क्यों कर रही है? इसलिए कर रही क्योंकि वो इत्तेहादी जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनको हुकूमत का साथ छोड़ने पर इंसिस्ट कर रही है और पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि इत्तेहादी उसके काबू में आ चुके हैं। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब की MQM से मुलाकात हुई,
उस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान साहब भी शरीक थे और ख़बर के मुताबिक PDM और MKM के दरमियान फैसला कुन मुज़ाकरात जारी हैं ताकि हुकूमती इत्तेहादी जमात MKM को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पर वोट के लिए राज़ी किया जा सके। लेकिन MKM ने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद की ज़मानत मांगी है। अच्छा, मुलाकात ख़त्म होने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और अपोजिशन लीडर का कहना था कि इत्तेहादियों से बातचीत जारी है, जल्द फैसला हो जाएगा। इस पर एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि इत्तेहादियों को मनाने में ताख़ीर क्यों हो रही है। उस पर शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि ये सवाल इत्तेहादियों से पूछें, हमारी बातचीत चल रही, बस अब दुआ करें। अब शहबाज शरीफ साहब की बातों से लग तो यही रहा है कि अब तक इत्तेहादी अपोजिशन की पूरी तरह से पकड़ में नहीं आए हैं। खैर, आज मौलाना साहब और ज़रदारी साहब के दरमियान भी एक बैठक हुई जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अच्छा, कल मौलाना साहब भी कुछ अपने जज्बात का इजहार फरमा रहे थे और वो इस्लामाबाद में OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास की वजह से अपने काफ़िलों को 23 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने का ऐलान भी कर रहे थे। ज़रा सुनिएगा मौलाना साहब को। जी, तो सुना आपने मौलाना फजल रहमान साहब को, वो क्या कह रहे हैं कि जी हम OIC इजलास के शुरका का एहतराम करते हैं, इसलिए हम 23 मार्च को काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल नहीं करेंगे। मौलाना साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि जी इत्तेहादियों की हुकूमत के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं और बहुत जल्द अपोजिशन के साथ इत्तेहादियों के तमाम मामला तय पा जाएंगे। अच्छा, मौलाना साहब हमेशा से इमरान खान साहब पर बैरूनी ताकतों के आलाकार होने का इल्ज़ाम लगाते आए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब ने बैरूनी कुव्वतों बल्कि दुनिया से अपना बड़ा मुतालिबा मनवा लिया है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि वो उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ हमारी आवाज़ सुनी गई। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन के तौर पर मुकर्रर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने OIC की इमा पर पाकिस्तान की पेश करदा तारीखी करारदाद मंजूर कर ली है। नाज़रीन, अब इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करने वालों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब आलमी सतह पर इस्लाम की खूबियों अच्छाइयों पर बात होगी। मगरबी ममालिक में भी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाएगा। अब इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ ये दिन हर साल 15 मार्च को मनाया जाएगा, यानी ये दिन इस्लाम का दिन होगा, इस्लाम का दिन। और यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान की आलमी महाज पर बहुत 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 बड़ी फतह है, जिसका क्रेडिट इमरान खान साहब की हुकूमत को जाता है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी थे ना, जिन्होंने रूसी सदर, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के ये मुंह से इस्लामोफोबिया के खिलाफ बयान दिलवाया। इमरान खान साहब ने आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुलकर बात की, मगरबी दुनिया के ज़मीरों को जगाने की कोशिश की और उनकी कोशिश रंग ले आई। उनसे पहले किसने की कोशिश? मौलाना फजल रहमान साहब ने कोशिश की, किसी और ने कोशिश की, आपने देखी। अब ये आलम इस्लाम के लिए यकीनी तौर पे खुशी का लम्हा है और यकीनी तौर पे इस दिन को मनाने के असरात भारत पे भी पड़ेंगे, जो इस्लामोफोबिया में बाकायदा जकड़ा हुआ है, जहाँ मुसलमानों को अपनी मर्जी से इबादत करने की इजाज़त नहीं है, जहाँ बाहिजाब ख़वातीन का जीना दुबर हो गया है। अब इस करारदाद के मंजूर हो जाने के बाद दुनिया मोदी का मकरू चेहरे को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पहचान जाएगी। इस करारदाद का मंजूर होना आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी खुशी का बाइस है और हमें इस मौके पर सियासी तासुब की जो ऐनक है ना, उसको उतार कर वज़ीर आज़म को दाद देनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले नाम नेहाद इस्लाम के जो ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों ने माँ सिवाय अपनी जेबें गर्म करने के, सच चमकाने के कुछ नहीं किया। अमली तौर पर काम वो होता है जब करके दिखाते हैं। ज़बानी कलामी कुछ नहीं होता, ज़बानी जमा खर्च तो कोई भी कर लेगा, प्रैक्टिकली करके दिखाएं। अब इमरान खान साहब को ये यहूदी एजेंट कहने वालों को मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा जवाब मिल गया, बल्कि वाज़ेह पैगाम मिल गया होगा। इमरान खान साहब ने ये इक़दाम ये जो दीगर ममालिक हैं उनके मुसलमानों के लिए करके इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत की है और इस पर बाहिसियत पाकिस्तानी हम सब के सर फ़ख्र से बुलंद होने चाहिए। अब इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाकर इस्लाम दुश्मनों को ये पैगाम दिया जाएगा कि बस बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन जमातों की मुलाकातें जारी हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से एक दावा ये भी किया जा रहा है कि जी उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के लिए जो मतलूबा नंबर हैं वो पूरे कर लिए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब वो कहते हैं कि जी 3 चूहों नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और फजल रहमान का शिकार करके दिखाऊंगा और एक ही गेंद से इस करप्ट टोले की 3 विकटें उड़ा दूंगा। अब देखना उम्मीद वाकई इतनी मजबूत है कि वो तमाम अपोजिशन का अकेले मुकाबला कर सकेगी। इस पर बात
करने के लिए मेरे साथ कंवल शोजत साहिबा मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरी, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। कंवल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कंवल, आज जलसे में इमरान खान साहब का ये कहना था कि जी इस्लामाबाद के सिंध हाउस में जो लोग हैं वो नोटों के बैग लेकर ज़मीर खरीदने बैठे हुए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म सबका इशारा पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब की तरफ था। ये बताएं कि हुकूमत के पास क्या इतलात हैं ये सिंध हाउस के हवाले से, और क्या कुछ सबूत भी हैं? क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात की जाती किसी के भी हवाले से तो सामने वाला पहली बात तो ये करता है कि आपके पास क्या सबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो 3.5 सालों से आवाज़ बुलंद कर रहे थे पूरे दुनिया में, और ख़ुसूसन जो उन्होंने UNGA में आवाज़ बुलंद की कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं तो मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ होती है, ये आज़ादी इज़हार राय में नहीं आता, ये हमारे ईमान का हिस्सा और हमें आप तकलीफ़ पहुँचाते हैं, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। कल अल्हम्दुलिल्लाह 15 अक्टूबर जो है वो इस्लामोफोबिया इनकाउंटर डे डिक्लेयर कर दिया UNGA ने, जिसकी रेजोल्यूशन भी पाकिस्तान ने मूव की थी। तो उसके लिए मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। हमारे लिए बहुत सादत का वक्त है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि हमारे वज़ीर आज़म पूरी इस्लामी दुनिया का वो वाहिद लीडर बन के सामने आया है जिसने नामूस रिसालत के लिए निडर होकर पूरी दुनिया में आँख में आँख डाल के बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के जो लीडरान थे उनके सामने आवाज़ भी उठाई और अपना मौक़िफ़ रखा जिसको अब माना गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अकीदत की बात है, बहुत ज़्यादा। मैं समझती हूँ कि उसके बाद तो मैंने तो समझती हूँ कि अब इसके बाद और मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी क्या परफॉर्मेंस थी। ये एक काम जो मेरे लीडर ने कर दिया है ये बहुत बड़ा काम था और मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मैं उनकी फ्रंट लाइन की सोल्जर हूँ जो उनके लिए और अपने मुल्क के बका के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, उसकी खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए काम कर रही हूँ। अब आपने जो सवाल पूछा, देखिए इनकी तो हिस्ट्री है। अब ये दोनों जमातों की तो माशाल्लाह हिस्ट्री है। पहले तो छांगा मांगा की आपने वो मिसालें सुनी थी, वो क्रॉस सोर्ड्स पढ़ लें तो BMW की जो चाबी ऑफर करने वाली बात थी, जजेस को ब्रीफ केसेस भेजने वाली अगर आप सुन लें, इदारों पे किस तरह से अटैक किया जाता है, किस तरीके से रिश्वतें पेश होती हैं। और जरदारी साहब ने तो खुद बयान दिया था 3 मार्च 2021 को यूसुफ रज़ा गिलानी की जो सेनेट की इस्लामाबाद की सीट का मामला था उसमें उन्होंने दोनों बाप बेटा बरमला ये कह चुके हैं कि हम इस्लामाबाद आके बैठे और हमने लोगों के जो है वो देख लें उनके ज़मीरों के सौदे किए। उस पर की तो वीडियोज़ निकली हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा ऑफरें करता हुआ पाया गया, उसकी वो 5 वीडियोस हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश की। उससे अगले दिन एक साइड पे उन्होंने शाजिया मरी को बिठाया हुआ था, एक साइड पे एक और उनके कोई मोहतरम बैठे हुए थे और उसके बाद उसने माना कि हाँ मैं अपने वालिद साहब के लिए कैनवसिंग कर रहा था और हमने तिजोरियों के मुंह खोले, सिंध हुकूमत के रिसोर्सेज खोले। वहाँ पे आप देखें उनके जो वज़ीर इत्तलाआत हैं उन्होंने लोगों को ऑफरें की, MNAs को कहा कि हम डेवलपमेंट करवा के देंगे, 10-10 करोड़ देंगे, इसके अलावा भी जितना कहोगे देंगे और हमें आपने इस तरीके से काइट फोल्ड करना है, इस तरीके से वोट ज़ाया करना है। एग्जैक्टली अब वही हो रहा है। बिलावल ने अपनी मार्च के बाद भी बीच में भी 1-2 दफ़ा इंटरव्यू में कहा है कि जिस तरह हमने 3 मार्च 2021 को सेनेट की सीट के लिए लोगों को ख़रीदा था इसी तरीके से अब हम दोबारा खरीदेंगे। तो ये तो इनके मुंह से मानी हुई बात है। और जहाँ तक अगर ये समझते हैं कि हुकूमत इन पे इल्ज़ाम लगा रही है तो तलाशी दे दें। ये साथ तो है मैरियट के सामने सिंध जो है वो हाउस है। आज आपको मैं दिखाऊं कि कोसार को देख लें, आप इधर की बड़ी बड़ी मार्केट्स देख लें, हर जगह आपको सिंध की गाड़ियां, स्क्वाड की गाड़ियां नज़र आएंगी। और कोसार मार्केट में तो खुर्शीद शाह साहब और इनके बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो आपको सिंध की पुलिस हर जगह नज़र आ रही है, सिंध की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। क्या वजह है कि आपको अच्छा कंवल, शहबाज शरीफ साहब ने ना एक तजवीज दी है, एक नई तजवीज दी है। मैं चाहती हूँ जरा आप सुनिएगा शहबाज शरीफ साहब की इस तजवीज को, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा कंवल, शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जी 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें PTI शामिल ही ना हो, क्या कहेंगे? ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पिछले 74 सालों का सारा गंद एक जगह इकट्ठा कर दिया है। मैं इनका नाम रखा हुआ है थूक चाट पार्टी। आपने और मैंने बचपन में इनको आपस में दस्तों गिरेबां देखा, बड़े बड़े दावे करते देखा। इनकी भतीजी साहिबा कहा करती थी कि इमरान को वोट डालोगे तो जरदारी को जाएगा, जरदारी को डालोगे तो इमरान खान को जाएगा। आज सारी दुनिया देख ले कि इमरान खान तो बीच में से सबका एक अकेला विलन बन गया है। ये सारे इकट्ठे हैं जिनका कोई
लेफ्ट का, राइट का, सेंटर का, रिलीजन का कोई नजरिए होते थे। नजरिया एक ही है, नजरिया ज़रूरत, नजरिया मुकमका, नजरिया करप्शन। मुझे ये बताएं किसको बता रहे हैं कि 5 साल की होगी? पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम में हर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़के जीत के आता है और आवाम से वोट लेता है। इस वक्त भी आवाम का जो पीटीआई का मैंडेट है उसको चोरी करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो सो कॉल्ड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिस्टर टीटी हैं, वो इस वक्त मावराए आइन बात कर रहे हैं, वो आइन की वायलेशन कर रहे हैं, वो कानून की वायलेशन कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो उनके दिल से निकल रही है, उनकी ख्वाहिश है। लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त का निज़ाम में वो चीज़ राइज नहीं है। तो इस पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनको नोटिस भेजना चाहिए और इनको डी सीट करना चाहिए जो इस तरह की ये बातें करें। और मुझे बताए कौन बनाएगा? 2 करोड़ की जो सबसे बड़ी जमात है जिसको ये सारे मिलके अकेले गिराने की कोशिश कर रहे हैं। केपी में भी ये हमारे खिलाफ लड़ते हैं, सिंध में भी ये हमारे खिलाफ सारे मिलके लड़ते हैं, बलूचिस्तान में ये हमारे खिलाफ लड़ते हैं, पंजाब में ये हमारे खिलाफ लड़ते हैं। सब इकट्ठे होके उस एक जमात को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जिस पे आवाम का सबसे ज़्यादा एतमाद है, उसको कह रहे हैं कि इस सिस्टम से ही बाहर कर दें। कौन करेगा भाई? आप किसको बुला रहे हैं? किसको निजाम तबाह करने की और उल्टाने की दावतें दे रहे हैं? जो बाइडन साहब आके तो इस मुल्क अच्छा केवल ये जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन की जिस भी रहनुमा को हम टीवी पर देखते हैं, बात करते हुए देखते हैं, टॉक शो में देखते हैं कि बार-बार एक दावा कर रहे हैं आके यहाँ पर एक आपकी मर्जी की हुकूमत कायम करेगा। यहाँ पर हुकूमत कायम करेगी पाकिस्तान की अवाम, और जो वोट को इज्जत दो की आपने बात की थी, आज आपने खुद अपने नजरिए की नफी की है। ना आपको वोट की इज्जत का पास है, ना वोटर की इज्जत का पास है। आपको अपना करप्शन का माल बचाना है और आपने अपनी जान छुड़ानी है। आप अपनी टीटीओ के केस से भाग रहे हैं। आपका बेटा 25 अरब रुपया अपनी अकाउंट में लेके कहता है पता नहीं किधर से आ गया है, और आपका भाई पैसे ही भगोड़ा है। तो आप अपनी अरबों खरबों की करप्शन का हिसाब दें। इस अवाम के पैसे का एक एक पैसे का हिसाब होगा। ये अवाम ही अब आपसे पैसे लेगी। और नो कॉन्फिडेंस किसका है? नो कॉन्फिडेंस पार्लिमानी निज़ाम जो जमहूरियत का है उसमें मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट लेकर आए थे बल्ले के निशान पे, वो अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है। वो अवाम आपको बताएगी कि वो इमरान खान पे कितना कॉन्फिडेंस रखती है। अच्छा केवल चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। सारे ग्राउंड अब हमने खाली कर दिए। आज सवात का जलसा देखा है, जाएं भर के दिखाएं। जी जी। अच्छा केवल चौधरी परवेज इलाही साहब, उन्होंने एक निजी टीवी चैनल की एंकर को इंटरव्यू दिया। उस प्रोग्राम में आपने उनकी बातें सुनी होंगी। चौधरी साहब ने कुछ बातें की जिन पर आपने देखा कि सोशल मीडिया पे भी बड़ा कोहराम मचा रहा, लोग तनकीद भी कर रहे थे, आपके मुखालिफिन भी मैदान में आए हुए थे। अच्छा अब वो बात ये कर रहे हैं चौधरी साहब के जी उनकी जमात ने ना ही हुकूमत छोड़ी है और ना ही अपोजिशन को ज्वाइन किया है। और जो बात समझ आ रही है हर जबान ज़द-ए-आम यही बात है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है, ये जो सारा मामला है वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी का मामला है, क्या हुकूमत काफली को वज़ीर आला की सीट देने के लिए तैयार हो गई, मादा हो गई, ये समझा जाए? देखिए जी, मैं इस मामले पे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं बताऊं कि जी हम आमादा हो गए। मुझे नहीं लगता कि आमादा हो गए इस चीज़ के लिए। तो ये तो लीडरशिप या वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है कि वो डिसाइड करेंगे, और सूबाई असम्बली के मेंबरान का इस्तेहकाक है। हमारी पार्टी के वो मेंबरान जो सूबे में इलेक्ट होकर आए हैं बल्ले के निशान पर, ये उनका इस्तेहकाक है कि वो हाउस में देखेंगे कि वो किसी और जमात जो हमारी इत्तेहादी जमात है, क्या उसको वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठाने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। और इस मामले में मैं ये भी आपको बता सकती हूँ कि नून लीग के भी MPs इस चीज़ पर बिल्कुल राज़ी नहीं है। तो ये माल बटे सरकार का और अब्दुल्ला की खैरात जो है, मैं समझती हूँ कि हमारे इत्तेहादियों को भी सोचना चाहिए। जिन लोगों की गारंटियाँ उनको मिल रही हैं, जिन लोगों की गारंटियाँ मिल रही हैं, वो लोग हैं जो अपनी ज़ुबान पे हमेशा मुकरते रहें और ये कहते रहें कि ये कौन सा कुरान और हदीस के अल्फाज हैं। आप उनकी पिछली सारी वीडियोस निकाल के देख लें, वो तो अपनी किसी भी मौक़िफ़ पे कभी खड़े नहीं हुए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी कि हुकूमत और अपोजिशन में होने वाला जो तहरीक अदम एतमाद है इसका मैच आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों जानिब से दावा किया जा रहा है। हुकूमत कहते हैं हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और उधर से अपोजिशन वाले कहते हैं नंबर पूरे नंबर जितने चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा हैं। इस पर बात करने के मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उसामा गाजी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं उसामा आपकी तरफ आना चाहूँगी। तहरीक अदम एतमाद के मैच से पहले ही एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए हैं और हुकूमत ये कह रही है कि सिंध हाउस में पैसा चल रहा है, कि बड़ा दावा किया जा रहा है या बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। अच्छा, ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत इस्लामाबाद में जलसा रखकर हमारे अराकीन को हिरासा कर रही है। अच्छा, बात यह कि दावे किए जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन बात तो बनती सबूत क्या है? दोनों जानिब से सबूत कोई पेश नहीं करता। नहीं, और जब तक सबूत नहीं पेश करते तो ये सिर्फ मीडिया में होगी, ये सिर्फ अपने कारकुनों के लिए, पॉपुलैरिटी की कंजम्पशन के लिए होगी, जब तक आप चीज़ें सामने नहीं लेकर आते। लेकिन खबरें ज़रूर हैं कि इस तरह की कोई चीज़ है। शहबाज गिल साहब ने कुछ अर्सा पहले ये ट्वीट भी किया था कि जी ऐसे सबूत लेकर आएंगे, और वो इमरान खान साहब ने 27 तारीख को जो जलसा है उसके लिए रखे हुए हैं, वहां पर कहा जा रहा है शायद दिखाएंगे। ये इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। अब जब होगा तो ये बात बहुत ज्यादा हो रही है कि उस दिन बड़ी बड़ी वीडियोस चलाई जाएंगी, बहुत कुछ दिखाया जाएगा, पता नहीं वो क्या वीडियोस होंगी। आपके पास अंदर की खबर हो तो शेयर कर दें। ये तो उनके पास है, पता नहीं किस किस की बात है। और रकम की बात जहां तक है, आज भी खबरें आ रही हैं, लेकिन फिर उनको सामने लाएं। जो पिछली दफा हुआ था, वीडियोस आई थी, वो कहां गए? अब तो कहा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी की भी एंट्री हो गई है, बाहर पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन ये सब स्टेटमेंट्स हैं, ये सब बयानात हैं। जब तक सबूत नहीं आते, आप किसी को पकड़ते नहीं रंगे हाथों, तब तक आप कैसे कह सकते हैं? देखिए ना, मियां जावेद लतीफ साहब का सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है, उन्होंने टेलीविजन पर बैठ के कहा जी हम कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग। अच्छा, वैसे उन्होंने तो बोल दिया ना प्रोग्राम में, काशिफ अब्बासी साहब के शो में बोला उन्होंने, और उन्होंने कहा आप मान रहे हैं कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन कर लेंगे। मुफ्ती साहब, कैसी तैयारी है आप लोगों की? क्या वाकई हुकूमत गिरने जा रही है कि हुकूमती इत्तेहादियों ने हामी भरी आपका साथ देने की? इंशाअल्लाह उनके दिन गिने जा चुके हैं और आप उनकी बख्तियां नहीं देखते, ये परेशान है। और उन्होंने जो अंदाज अपनाया है वो खुद साबित कर रहा है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, क्योंकि जो वज़ीर आज़म होता है वो उसका अंदाज इस तरह नहीं होता, उसका बर्दाश्त खत्म हो चुका है, बर्दाश्त ने जवाब दे चुका है। और ये जो कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों का निकालूंगा और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो उस पर गुजर जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने एमएनएस पर अपने इत्मीनान कर रहा है। तो हम तो उस पर इत्मीनान कर रहे हैं और वो अपने एमएनएस पर अपने इत्मीनान कर रहा है, और ये परेशानी का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमला किया है जो बिल्कुल बहदफ है, और उनके अपने लोगों ने हमारे साथ जो राब्ते किए हैं, यकीन जानिए कि बस हमारे लिए यही भी काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम मुतमईन हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल मुतमईन है, शहबाज शरीफ साहब मुतमईन है, जरदारी साहब मुतमईन है, तमाम जो हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथी है वो 100% मुतमईन है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो जाने वाला है। और फिर पाकिस्तान में इंशाअल्लाह नहीं, उनका ताक़ुब बाहर तक इंशाअल्लाह करेंगे अल्लाह के फजल करम से, और जो मुल्क को तबाह किया है अच्छा, मुफ्ती साहब उनसे पूछेंगे। अच्छा, मुफ्ती साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि फजलुर रहमान साहब 30 साल से हर हुकूमत में शामिल रहे हैं और दीन के नाम पे सियासत की, लेकिन कभी भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो कहते हैं मैंने वो काम किए जो आप लोग 30 साल में नहीं कर सके। मौलाना फजलुर रहमान न तो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, न वज़ीर ख़ारिजा रह चुके हैं, और अपनी तमाम ज़माना जो उन्होंने सियासत में गुजारी है तो उसमें सिर्फ 2 बार उन्होंने 2 हुकूमतों में के साथ इत्तेहाद में शामिल हुआ था। मसलन 2008 में तकरीबन 1.5-2 साल हुकूमत में रहे और 2018 में रहे, लेकिन खुद अपनी हुकूमत उन्होंने अब तक न बनाई है। इस हवाले से हाँ, उन्होंने जो किरदार अदा किया था इस हवाले से, वो सिर्फ कौमी असम्बली का रुकन होता और कमेटी का चेयरमैन होता था। तो क्या कमेटी का चेयरमैन वो हुकूमत का हिस्सा शुमार होता है? ये तो जहलों की बातें कर रहे हैं कि 30 साल हुकूमत में। मौलाना फजलुर रहमान 30 साल कब हुकूमत में रहा है? ये झूठ नहीं बोलता। आप तो जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान 2018। अच्छा मुफ्ती साहब, अच्छा दूसरी बात पर आ जाए ना, चले हुकूमत पे रहे नहीं रहे इस बात को साइड पे रख देते हैं, और जो बात कर रहे हैं कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया मौलाना साहब की जानिब से, हालांकि दीन के नाम पे सियासत करते रहे। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने वो काम किया जो आप लोग नहीं कर सके। इस्लामोफोबिया के हवाले से मैं आपका कॉमेंट चाहूंगी। मुस्तरब है, इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान
ही की वजह से वो इस्लाम की बातें कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने उनको इंशाल्लाह निशाना बनाया है और ये इस्लाम की बातें वो उन्होंने शुरू किया है कि इसके जरिए से मैं शायद बच सकूं, कि इंशाल्लाह वो नहीं बचेगा। अच्छा, मैं एक मिनट में आपकी तो दोबारा आती हूँ। मुफ्ती साहब अब लाइन पर ही रहेगा। उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। उसामा, ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, आप इस पे क्या राय देंगे? इस्लामोफोबिया के खिलाफ वाकई खुलकर आवाज़ तो उन्होंने उठाई है, अब ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मौलाना साहब की वजह से उठाई है। मुझे समझ नहीं पाई उनको, आप जरा मुझे देखिए, अगर तो ऐसी बात है तो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जो इमरान खान साहब ने बयान दिया उस पर पूरी अपोजिशन जो है वो बड़ी सख्त नाराज हुई। मौलाना साहब की जमात सेनेट में बाकायदा उन्होंने करारदाद की तरफ लेकर आए, तो ये भी फिर एक बात है। दूसरा ये कि अगर अब इमरान खान साहब मुसलसल बात कर रहे हैं और 15 मार्च का दिन अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ डिक्लेयर हो गया, पाकिस्तान कामयाबी है, ये बड़ी कामयाबी है। ये मौलाना साहब के दबाव में अगर हो, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी था, पीपल्स पार्टी के दौर में भी था। अब मैं तो मानता ही नहीं, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जी वो मौलाना साहब तो वज़ीर आज़म नहीं थे, वज़ीर खारजा नहीं थे। मौलाना साहब का इन्फ्लुएंस क्या सऊदी अरब में नहीं है? मतलब ये मैं मान ही नहीं सकता। मौलाना साहब की इतनी फॉलोइंग है, मौलाना साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, पाकिस्तान ही नहीं बाहर भी उनका, भारत में भी बड़ा इन्फ्लुएंस है। वो लॉबिंग कर सकते थे, कह सकते थे कि भाई इस तरफ आए, कभी इस तरफ। मौलाना साहब ये हो ही नहीं सकता। सोचे मुफ्ती साहब क्या बात करें, मौलाना साहब कोई सिर्फ पाकिस्तान की शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है मौलाना साहब। इत्तेहादियों के हवाले से जरा बता दें, आप कह रहे हैं जी कि हमसे इनके अंदर के लोग बहुत ज्यादा राब्ते कर रहे हैं। वो जो अंदर के लोग हैं जो राब्ते कर रहे हैं, उनका नाम सिगा राज में रखा जाएगा, नहीं बताया जाएगा, ऐसी कमिटमेंट हो रही है आप लोगों की? उनके तकरीबन 40 तक लोग जो हैं तकरीबन मुनहरिफ हो चुके हैं अल्लाह के फजल करम से, और उनसे तंग आए हैं क्योंकि वो बर्दाश्त के काबिल बंदा तो नहीं है। वो अपने साथियों को अपने साथ नहीं चढ़ा सकते, इत्तेहादी उनसे तंग आ चुके हैं। और ये इस्लामी फोबिया के बारे में मैं इतना कह दूं कि वो खत्म नबीन का लफ्ज तक नहीं पढ़ सकते, वो रूहानियत का लफ्ज तक नहीं पढ़ सकते। उस बेचारे का इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक, दीन के साथ क्या ताल्लुक? उसकी तरबियत हुई है लॉस एंजलिस से डी चौक तक, उनके खुराफात से पूरे मुल्क मुतफिम हो चुका है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में उसको इस्लाम की बातें करना जो है उनको ज़ेब भी नहीं देता, क्योंकि उसके ज़माने में उनके अपने वजीरों ने और उन्होंने खुद सहाबा किराम की तौहीन की है। मुझे खुद याद है कि वो कह रहे थे असहाब बदर के अलावा जितने सहाबा वो डरपूक है, वो खुद नहीं कह रहे थे। उन्होंने नहीं कहा था कि सहाबा किराम ने लूट पार किया था जंग उहद में। इतना बदतरीन। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी बात ही बड़ा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं नाम नहीं पढ़ सकते, वो खातमुन नबीयीन नहीं कह सकते, तो फिर इसका मतलब है नाम लेना, आप कह रहे हैं कि पढ़ना ज्यादा मैटर करता है कि आपने किस तरह अदा कर दिया किसी वर्ड को, लफ्ज को, लेकिन अमली तौर पर कुछ ना करे। मौलाना साहब ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया इस्लामोफोबिया के खिलाफ। जो बंदा प्रैक्टिकली कुछ कर देगा और एक मतलब लफ्ज नहीं बोल पाएगा, तो उसके जो अमली इकदाम है प्रैक्टिकली जो उन्होंने कर दिया, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कर दी, किसी मुसलमान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी उस पर आप उनको दाद नहीं देंगे, आप सिर्फ वो बात पकड़ के बैठ गए कि हलफ लेते हुए खातिमुन नबीयीन वो नहीं कह पाए। आप एक वर्ड को पकड़ के बैठ गए कि जी हलफ लेते हुए, नहीं कई दफा हमको लफ्ज नहीं बोल पाते, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कोई नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वहां पे आप कह रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। आप प्लीज, किसी को भी देखिए दिल में तो नहीं किसी ने झांक कर देखा, हम तो जो हुआ है उसकी बात हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, उस काम की, ये तो हम नहीं, हाँ जी, OIC के लेवल पर इस बात को उठाना, बार बार उठाना, सबसे ज्यादा उठाना, अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर जाकर करना। और पाकिस्तान, चले आप इमरान खान को नहीं क्रेडिट देते, आप पाकिस्तान को तो दें। रियासत पाकिस्तान की करारदाद, उसमें OIC शामिल, पूरी दुनिया से मनाया गया। अब देखिए भारत कितना तिलमिला उठा उस पर, और वो कह रहे हैं कि जी ये कैसे हो सकता है, आप एक मजहब के हवाले से कैसे कह सकते हैं। अच्छा मैं लास्ट में कमेंट आपसे चाहूंगी, जो इत्तेहादियों का रवैया है वो आपको कैसा समझ आ रहा है? कल आपने इंटरव्यू भी देखा होगा चौधरी साहब का, आज उन्होंने यू टर्न भी ले लिया, फिर वो खबरें भी आ गई कि मरियम साहिबा कहती है नवाज शरीफ साहब से मुशावरत की जाएगी तो पता चलेगा 5 सीटों वालों को हम कैसे वजारत आला के लिए कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो इसका मतलब है वहां से उनको जब वो एक रेड सिग्नल नजर आया तो उन्होंने यू टर्न लिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए हर तरफ से अब रेड आ रहा है। हाँ। कम अज कम हुकूमत ये तो कह रही है कि हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ हैं। नहीं तो इसमें इत्तेहादियों ने तो अपनी इज्जत पर, सेल्फ रिस्पेक्ट या उनकी जो इज्जत थी उस पे कॉम्प्रोमाइज किया। साफ कहने जी हमें वजारत आला चाहिए, जो दे देगा हम उसके साथ चले जाएंगे। महंगाई, बैड गवर्नेंस, नहीं तो फिर ये तो वहां के लिए निकल रहे थे ना बाहर। तो मुझे लगता है सारी जंग ही वजारत आला की कुर्सी की है, या वजीर आजम की कुर्सी किसको मिल रही है, वजीर आला पंजाब की कुर्सी किसको मिल रही है। ये तो फिर कुर्सी की जंग हुई, सीधी बात खुलकर सामने आ गई। अब तो ये हाल हो गया, अच्छा जी गवर्नरशिप दे दें, अच्छा जी नेशनल असेंबली की स्पीकरशिप दे दें, हर कोई अपनी अपनी कुर्सी देख रहा है, अपना फायदा देख रहा है, दोनों तरफ नहीं तैयार। और मैं समझता हूं कि देखिए ये तो आखिरी दिन तक गेम चलती रहेगी, आखिरी दिन तक। अभी तक एक जो सॉलिड है ना, जो कोई खड़ा हुआ है,
किसी तरह बीच में काफिली अपोजिशन पे खड़ी, GDA खड़ी हुई, उन्होंने कहा जी हम हुकूमत के साथ हैं। अब बाकी इत्तेहादी कब ऐलान करते हैं? अभी तो जब किसी पूछो मुलाकात होती है तो स्टेटमेंट आती है साथ चलने का ऐलान अपोजिशन साथ, और बाद में कहते हमने तो अभी ऐसी कोई बात नहीं की, हम अभी डिसाइड नहीं किया, बाकी किसी ने कोई डिसाइड नहीं किया। ये कभी इधर पिंग पोंग होता रहेगा। GDA ने अलबत्ता कह दिया, एक इत्तेहादी जो उसने कहा जी हुकूमत के साथ खड़े हैं, इसके अलावा अभी तक कोई वाज़ेह स्टेटमेंट किसी की तरफ से नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।